इस तरह नहीं आता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और 5 साल या 10 साल कोई प्लान लॉन्ग टर्म ना हो, क्योंकि कोई क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। कह रहे हैं कि ये हम लिख के देते हैं। ये जो 4 कंट्री है ना जिनका मैंने नाम लिया है, ये सब मिलके कह रहे हैं कि हम आपको लिख के दे रहे हैं कि भारत में $100 अरब का निवेश होगा ही होगा। ये उन्होंने लिख के दे दिया है। और ये भारत का डंका दुनिया में जोरों शोरों से बज रहा और चीन पिछड़ रहा। ये बात इसलिए क्योंकि भारत में 4 देशों ने $100 अरब के निवेश का ऐलान कर कि हमारा भी मतलब एक वक्त था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात, और इंडिया को सबसे बड़ा फायदा इस ट्रेड के साथ ये होने वाला है कि उनका जो ट्रेड इम्बैलेंस है जो कि बहुत कम है, वो जो कम है। $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। मानी है, पुख्ता तौर पे मानी है कि इंडिया विल बी वर्ल्ड्स प्रीमियर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब। इनका यह कहना है कि जो भारत दुनिया भर का, दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग है सबसे ज्यादा भारत में होगी, सर्विसेज सबसे ज्यादा भारत में दी जाएंगी, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। $100 अरब का इन्वेस्टमेंट उन्होंने भारत के अंदर अनाउंस कर दिया है, और ये बार बार बोल रहे हैं कि हम जानते हैं हम क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट भारत में। देखिए, कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि साहब इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए साहब, ये सब बातें जो हैं ये मैटर करती हैं, लेकिन ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट, और ये बात खासतौर से मैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि साहब हमारी सरकार उथल पुथल हो जाती है, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहां पे इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। बात सेफ्टी की नहीं होती इन्वेस्टमेंट की, वो तो रिस्क की एपेटाइट होती है इन्वेस्टर की। कई इन्वेस्टर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न है। भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, यह जानने की जरूरत है। भारत में इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि भारत में गारंटी है रिटर्न की। कि हमारा भी मतलब एक वक्त था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो एक फरसुदा निज़ाम है, इंडिया हेट्रेड, इंडिया के साथ जो हम ट्रेड को नेशनलिज्म के साथ मिला देते हैं और अपनी हॉस्टिलिटी के साथ मिला देते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट रीजन के अंदर रहते हुए हम कोई ऐसा एग्रीमेंट इंडिया के साथ नहीं कर सके, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो ट्रेड की जो शक्ल है वो है फ्रॉम रीजन टू इंट्रा रीजनल। इट इज नॉट कि भाई आप पहले बाहर की दुनिया में अपने रीजन से बाहर, या आप अगर इंडिया का भी आप पूरा रोड मैप देखें तो इंडिया की अपनी सारी जितने भी रीजनल ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कि एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्स फॉर एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030, तो वो इसको पूरा करके दिखाएंगे। ये है जो रॉयटर्स ने आखिरी लाइन लिखी है, ये इसका क्रक्स है इस खबर का जो मैंने आपको अब तक बताई थी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो ख्वाब देख रखा है और जो उन्होंने एम है, उनका मकसद है, और जो उन्होंने लोगों को कह रखा है कमिटमेंट कि वो जो है एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030, और वो अपने जो टारगेट्स हैं वो बहुत अब इससे भी पहले ला चुके हैं तमाम टारगेट्स, वो करके दिखाएंगे। उसके लिए उन्होंने ये पैक्ट कर लिया। वो डेली बेसिस पे जो उनकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि उनके जो अचीवमेंट्स वो अचीव करना चाह रहे हैं, जो टारगेट्स रखे हैं, उसके लिए वो यूं धड़ा। जिस तरह अभी मैंने बात की 62 अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर है, जिसमें 24.1 हज़ार का कर्जा एक्सटर्नल है, 38.8 का अंदर का है। और जिस तरह अभी बेग साहब ने कहा कि खौफनाक चैलेंजेस हैं,
अगर हम इनके इकोनॉमिक मैनेजर डार साहब की माजी देखें तो खुद उनके अपनी पार्टी में लोगों ने, जुबैर साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, उन्होंने उनके साथ काफ़ी। हाउ डू यू थिंक द इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो आ रही है बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की, कि इन मेहमत इशूज़ को कैसे करेगी? और एक बात और, ये भी मैं बेग साहब से भी पूछूंगा कि टैक्स सिर्फ 7-8 हज़ार अरब आप लेते हैं, और मेरे डॉक्टर कराम और दूसरे लोग कहते हैं कि 20,000 अरब तक ले सकते हैं। क्या ये गवर्नमेंट या मियाँ साहब अगर बनते हैं तो अपने ही उस तबके पर टैक्स लगा लेंगे? देखें जनाब, इसमें जहाँ तक हुकूमत के जो आज के चैलेंजेस हैं उनको अगर हुकूमत ने डील करना हो तो उसमें दो चीज़ों से हुकूमत को तौबा करनी पड़ेगी, एक चालाकी से और एक चोरी से। इस वक्त के हालात के अंदर आप चाम चलाकी के ज़रिए और चोरी के ज़रिए सिस्टम, देखिए दूसरे मुल्कों में जब कोई वज़ीर आज़म या सदर बनता है तो नज़रियात पे बात होती है कि इस कैंडिडेट के, इस उम्मीदवार के क्या नज़रियात हैं, इसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, इसको इतनी इसमें ताकत, इस्तात, बिसात है कि ये मुल्क को आगे लेके जाए, इकनॉमिक आपकी तरक्की आए वगैरह वगैरह। हमारे मुल्क में क्या होता है? हमारे मुल्क में होता है कि जी जो नाश्ता मिला उसमें हलवा पूड़ी कैसी थी और वो टकाटक जो कीमा हमें नजर आया उसके क्या मजे थे जी, क्या बात है। फिर ये कि किसने पहले वोट डाला, किसने दूसरे नंबर पे वोट डाला, किसने तीसरे नंबर पे वोट डाला, किसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, कौन किस तरह से चल के किसने किसके साथ मुसाफिया किया, कौन किसके। तो पहले तो मैं अपने मुल्क के कुर्बान जाऊं कि हम बहुत भोले और प्यारे लोग हैं, यकीन कीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ फोकस होता है इन्हीं चीज़ों पे, और फिर जब हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों से तकाबुल करते हैं तो हमें पता लगता है कि बाकी मुल्कों में अगर सदर का इंतखाब हो रहा है या वजीर आजम का या किसी इस तरह की बड़ी पोस्ट का, आईनी पोस्ट का, तो उसमें यह होता है कि उनको आखिर दम तक पता नहीं होता कि कौन बनेगा सदरे फलाना फलाना मुल्क, उनको नहीं पता होता, और फिर वोटिंग इतनी सख्त होती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ये हमें बहुत पहले से पता था। अब ये कि ये तो फिर सहूलत हमें मुयस्सर हुई ना जी, कि हमें पहले से ही पता होता है, बस थोड़ा सा जरा एक हम्प सा आया जब हमें वजीर आजम का पता लगा कि वो नवाज शरीफ नहीं बने, हालांकि वो पूरी तैयारी वगैरह थी। आर्थिक रूप से जो देश मजबूत होता है उसी देश की अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बात सुनी जाती है, उसी का डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट होता है, और साथ ही वो चाहे तो अपने को डिफेंस में यानी सामरिक दृष्टि से भी मजबूत कर सकता है। आज चीन और भारत के बीच में आर्थिक क्षेत्र में ही लड़ाई जबरदस्त जारी है। पहले चीन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था तो वो अमेरिका का नौकर बन गया, और अमेरिका ने चीन को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की। चीन कॉपी करने में मास्टर था, इसलिए अमेरिका से जो चीन लेता था उसी की कॉपी करके फिर अपना वर्जन बना देता था, और फिर अमेरिका के चलते ही यूरोपियन यूनियन के देशों ने चीन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या दूसरे प्रकार के एग्रीमेंट किए। चीन में सस्ता लेबर था, कोई लेबर कानूनों की पाबंदी नहीं था, कोई हड़ताल नहीं कर सकता था, और फिर चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। फिर चीन ने अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देशों को आंखें दिखाने लगे। तब उन्हें लगा कि लोकतांत्रिक रूप से मजबूत भारत को फिर मजबूत करना चाहिए, क्योंकि भारत ने चीन के साथ मुकाबला करने चीन को सामरिक दृष्टि जो भारत ने चीन पर दबाव बनाया है, उससे लगा कि भारत ही उन लोगों का जवाब हो सकता है जो चीन के मुकाबले खड़ा हो सकता है। इसलिए यूरोपियन यूनियन के जितने देश है वे भारत में निवेश करना चाहते हैं।